कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कश्मीर से केरल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 15 कश्मीर से केरल। विशाल भारत के दो छोर हैं। कौन कौन से? कन्याकुमारी और हिमालय। कन्याकुमारी की सागर तरंगे अपने मंद हास से हमें चकित करती हैं। सागर के झाग को देखते देखते मन में आया कि एक बार सागर के झाग को देखते देखते मन में आया कि एक बार कश्मीर की बर्फीली चोटियों की झांकी मिले तो कितना अच्छा हो। यात्रा साहित्य में कश्मीर का वर्णन पढ़ते पढ़ते यह इच्छा बार बार उभर उठती थी। जब वो साहित्य पढ़ते थे तो उसके मन में यह विचार आता था कि कश्मीर की बर्फीली वादियों में एक बार घूम के आया जाए। ईश्वर की इच्छा मुझे कोरी कल्पना से ही संतुष्ट रखने की नहीं थी। यानी भगवान ये नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ सपनों में ही सोचूं, भगवान उसे हकीकत में भी बदलना चाहता था। उसने मुझे कश्मीर को देख लेने का सुयोग दिया और एक दिन श्रीनगर से कोच्चि से मैं श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। कश्मीर का नाम प्रत्येक भारतीय को लुभाता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर बहुत सुंदर है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। यानी स्वर्ग से बराबरी तुलना कश्मीर की गई है। कहा जाता है कि आज यहाँ घाटी है, वहां पहले सतीसर झील थी जो पर्वतों की बर्फ के पिघलने से बनी थी। महाभारत काल से ही कश्मीर के शासकों की गाथाएं मिलती हैं। आगे प्रमाणित इतिहास के युग में सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार एवं स्तूप बनाए हैं। इतिहास की लंबी परंपरा में सम्राट ललितादित्य के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका साम्राज्य बहुत ही समृद्धशाली था। वे स्वयं साहित्यकार और कला के प्रेमी थे। कोचीन से श्रीनगर की लंबी यात्रा में रेल द्वारा अनेक प्रदेशों से गुजरता हुआ मैं जम्मू पहुंच गया। जम्मू के पर्वतीय नगर से श्रीनगर की बस में बैठते समय मन जोशीला था। प्रभाती पवन में चुभन भरी शीतलता थी। सोचा कि 5-6 घंटों की यात्रा होगी, मगर 12 घंटे की यात्रा की बात सुनकर पहले कुछ घबराया। जब सुना कि एक ही चालक पूरे 12 घंटे चलाएगा तब और भी सकपका गया, यानी और भी डर गया। एक तरफ ऊंचे पहाड़ों से भरे पत्थरों के लुढ़क कर गिरने की संभावना, दूसरी तरफ जरा सा फिसलने पर पाताल में बहती चिनाब की तीव्र धारा में गिर जाने का भय। एक तो यह था कि पूरे 12 घंटे एक ही ड्राइवर, एक ही चालक गाड़ी चलाएगा, हो सकता है उस गाड़ी के चालक को नींद आ जाए। फिर पत्थरों का खिसकना, पत्थर भी खिसक के नीचे आ सकते हैं। और इतनी सकरी जगह थी कि यदि गाड़ी का पहिया नीचे उतरा तो सीधे नदी में जाकर गिरेंगे। इस नदी का नाम क्या है? चिनाब नदी। वैसे पहाड़ी पथ पर बस में चलने की आदत केरल वासियों के लिए नई नहीं है। कालीकट और वेंडूर में मैसूर का रास्ता इसी तरह का है। कोट्टायम की तकरडी का रास्ता भी कम पहाड़ी नहीं है। वहां कभी कभी इक्के दुक्के जंगली हाथियों के आक्रमण का भी डर रहता है। तो भी हिमालय की गोदी में जितना विकट दशा है उतनी अन्यत्र कहीं नहीं है।
वहां की पहाड़ियां ज्यादा कठिन हैं। रास्ते में देखा कठोर प्रवृत्ति से संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग अति दुर्गम ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में कृषक जीवन बिता रहे हैं, जंगल में मंगल कर रहे हैं। जंगलों में भी वो बहुत अपने जीवन से खुश हैं। रास्ते में बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे आते हैं, दुकानों की कतारें, छोटी बड़ी पाठशालाएं, होटल, सिनेमा गृह और देहाती इन्हें शहर ही मानते हैं। जो देहात के लोग हैं वो इन जगहों को शहर मानने लगते हैं। चढ़ाई और उतराई और चढ़ाई की बारी बारी से अनुभव करते और जहां तहां थोड़ा सा विश्राम, नाश्ता करते हुए शाम को 4:30 बजे बनिहाल गेस्ट हाउस के सामने हम आ पहुंचते हैं। स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव में कैसे पता लगता कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। यहाँ जलपान और विश्राम में पहले से अधिक समय लगा तो कुछ देर चहलकदमी करता रहा, यानी मैं चहल पर इधर से उधर चलता रहा। बगल की दुकान में पर मंगलोर की बनी बीड़ियों का बंडल देख कौतूहल हुआ, यानी उसे पीने की उसे लालसा हुई। छोटी छोटी जरूरी चीजें सारे देश को कैसे एकतामय कर देती हैं। खोजने पर केरल का बना साबुन भी शायद मिल जाए। बस अब तेज चाल से जवाहर सुरंग की ओर बढ़ी। इस पथ को पार करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकते। इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिमा, अदम्य साहस और कार्य शक्ति ने इस दुर्गम पर्वत के में विशाल सुरंग पत्थर बनाकर कश्मीर और शेष भारत का पथ पूरे वर्ष भर चलने लायक बना दिया। प्रकाश धारा बहाती सीटी बजाती बस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। रोमांचकारी दृश्य था। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए हम आगे बढ़ते रहे थे। विचारों में डुबकी लगाए रहने से पता ही नहीं चला कि जवाहर सुरंग कब पार कर ली। अब बस उतार पर चलने लगी और नए समतल स्थान कांजीकुंड में पहुंची। कांजीकुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल थी, इसलिए बड़ी तेजी रही। पर्वतीय भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान किसी नगर का चक्कर लगाने का ही अनुभव हो रहा था। जैसे हम चलते हैं उसी तरीके से हमारी बस का अनुभव इसने किया। प्लेन में बस बड़ी तेजी से चल रही थी क्योंकि वहां पर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं था। 2 घंटे में हम श्रीनगर पहुंचे। कश्मीर की राजधानी ज्योतिर्मय नगर श्रीनगर के करण रज को प्रणाम कर मैंने अपने आप को धन्य माना। वर्षों की अभिलाषा यानी इच्छा जब किसी दिन सफल होती है तब आनंद केवल अनुभव ही किया जा सकता है। जब कोई मन की इच्छा पूरी होती है तो उसका जो मजा है वो सिर्फ आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रक्रिया इस सुयोग पर भवन को धन्यवाद देने की थी। साफ सुंदर पर्यटक केंद्र के सामने स्वच्छ सड़क, छोटे बड़े हर मैदान बड़े ही मनमोहक लग रहे थे। नगर के बीच से बहती हुई झेलम, जगह जगह उसे पार करने वाले अनेक पुल, जिन्हें कदम कहते हैं। क्या कहते हैं? कदम दिखाई दिए। जो झेलम नदी पर पुल बने हैं जो जगह जगह पर, उन्हें कदम कहते हैं। पहले स्त्री पुरुषों का लंबा कश्मीरी चोगा, ऊनी कपड़े,
पगड़ी, टोपी आदि देखते समय अनावश्यक लगते थे, मगर इस भूभाग यानी यहाँ की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर इसकी जरूरत प्रमाणित हो गई। कांगड़ी की आवश्यकता भी विदित हुई, यानी जब कश्मीरी लोगों को देखते थे तो सोचते थे आय हाय इन्होंने कितना बड़ा लंबा चौड़ा ये पहन रखा है, लेकिन जब वहां पर गए और उस जलवायु के भीतर वे रहे तो उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, इन सभी ऊनी कपड़ों की जरूरत यहाँ पर होती है। सहज कौतूहल के कारण कश्मीर की भाषाओं के बारे में प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं, पर श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। कश्मीरी भाषा और उर्दू भाषा श्रीनगर में मुख्यतः बोली जाती है। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मठ बहुत पुराना है और जनश्रुति के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं का बनाया हुआ है। यहाँ शिव जी और शंकराचार्य की मूर्तियां हैं और मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुंच सकते थे, अब मोटर से भी जाया जा सकता है। पहले सिर्फ पैदल यात्रा होती थी, अब मोटर से भी यहाँ पर जा सकते हैं। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफी बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। श्रीनगर की डल झील, तैरते बाग और उनके चारों ओर की पहाड़ियों के निराले दृश्य बड़े ही मनोहारी हैं, यानी मन को हर लेने वाले होते हैं। केरल में जन्मे जगत गुरु शंकराचार्य जी को उत्तर भारतीय सीमा पर इस गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देखकर मेरा मन गर्व का अनुभव कर रहा था। पहाड़ी से उतरकर सड़क पर आया तो सामने डल झील के शिकारे हवा में झोंके से झूल रहे थे। शिकारे यानी नाव जो होती है। डल झील कश्मीर की जान है। शायर इसकी तारीफ करते नहीं अधाते। छायाकार इसकी रंगीन छवियों को विभिन्न विभिन्न कोणों से अब भी उतारते रहते हैं। प्रथम दृष्टि पर मेरा मन कहने लगा, कोचीन की विशाल झील के सामने यह कुछ भी नहीं, पर पहाड़, बर्फ, झील की नौका यात्रा, हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद के साथ एक जगह मिलती हैं तो कश्मीर में डल झील उसका मुख्य केंद्र है। जब हम डल झील पहुंचे तब सांझ हो रही थी, यानी संध्या का समय था। अतः सैर करने वालों की भीड़ छट गई थी, कम भीड़ हो गई थी। वहां पर इक्के दुक्के शिकारे ताल गति पर चप्पू मारते विभिन्न विभिन्न दिशाओं में भटक रहे थे। एक शिकारे का मल्लाह हमें घुमाने के लिए तैयार हो गया। सिर पर कश्मीरी टोपी, दुबला पतला तन यानी पतला दुबला तन, छोटी पतली दाढ़ी, साधारण कपड़े। वह डांड मारने लगा और चंद मिनट ही बीतते होंगे कि साथियों को आवाज देकर कुछ बताने लगा। उसका चेहरा थकावट में भी खिल उठा था। अपने मित्र से मुझे मालूम हुआ कि वह ईद का चांद देखने की सूचना दे रहा था। हमें झटपट किनारे लगाकर वह बोला, अब मैं न चलूंगा, नमाज पढ़ूंगा, दूसरे को ले जाइए। जब उसे पता चला कि चांद दिख गया है तो ईद की सूचना की वजह से वह कहता है, अब मैं नहीं जाऊंगा साहब, आप किसी और को ले जाइए। नए शिकारे का मल्लाह यूसुफ किशोर था। उसके हाथ बड़ी फुर्ती से चप्पू चला रहे थे। मेरे साथी भी साथ दे रहे थे। चप्पू चलाने में उसके साथी भी उसका साथ देने लगे। मौज में मल्लाह के गले से सुरीली आवाज आने लगी। ठेठ कश्मीरी लोकगीत और ठेठ देहाती की 2-4 पंक्तियां ही थी। उन्हीं को बार बार दोहरा रहा था। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है।
वहां की प्रकृति में जिस प्रकार मिठास और मोहक रंग सेब और केसर में भर दिए, उसी प्रकार की मिठास और रंग वहां के किशोर और किशोरियों को भी दिल खोलकर प्रदान किए हैं। कहते हैं कश्मीरी लोग बहुत सुंदर होते हैं। जिस तरीके से वहां का केसर और सेब प्रसिद्ध है, उसी तरीके के वहां कश्मीर की खूबसूरती भी प्रसिद्ध है। आइए, इस पाठ के रचयिता हैं विश्वनाथ अय्यर। पाठ की समाप्ति पर हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। समृद्धशाली अर्थात संपन्न, अन्यत्र यानी कहीं दूसरी जगह, पुलकित आनंद से भरा, अधाना तृप्त होना, प्रभाती यानी सुबह, कौतूहल यानी उत्सुकता, प्रतीक्षा यानी विलक्षण बुद्धि, प्रतिभा यानी विलक्षण बुद्धि, जनश्रुति यानी लोक में प्रचलित बात, ज्योतिर्मय यानी प्रकाश से पूर्ण, मनोहारी यानी मन को हर लेने वाला, अदम्य यानी जिसे दबाया न जा सके। अब है हमारे अभ्यास कार्य। पहला मौखिक। क, जम्मू से श्रीनगर जाते हुए लेखक के मन में क्या भय था? जम्मू से श्रीनगर जाते समय लेखक के मन में यह भय था कि वह सही सलामत वहां पहुंच जाएगा या नहीं। कांजीगुड़ से श्रीनगर की यात्रा कैसी थी? बस अब तेज चाल में जुआर सुरंग की ओर बढ़ी। इस पथ को पार करते हुए पुलकित हुए बिना लेखक नहीं रह पाए। लेखक बहुत खुश हुए। इस सुरंग में उन्होंने इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा को देखा। अदम्य साहस और शक्ति के दुर्गम पर्वत को विशाल सुरंग पथ बनाकर कश्मीर और शेष भारत का पथ पूरे भारतवर्ष चलने लायक बना दिया। प्रकाश धारा बहाती, सीटी बजाती बस सुरंग पथ से आगे बढ़ती रही। रोमांचकारी दृश्य था और इन्हीं दृश्यों के साथ में फिर थोड़ी देर में बस उनकी कांजीगुड़ में पहुंच गई। प्रश्न ग, श्रीनगर पहुंचने पर लेखक की पहली मानसिक प्रक्रिया क्या थी? श्रीनगर पहुंचने पर लेखक की मानसिक प्रक्रिया यह थी कि यह कोई विशेष चीज नहीं है, यह सब कुछ हमारे केरल में भी मौजूद है। घ, पहले शिकारे के मल्लाह ने उन्हें घुमाने से क्यों मना कर दिया? पहले शिकारे के मल्लाह को ईद का चांद दिख गया था, अतः उसने नमाज करने जानी थी, इस वजह से वह उन्हें घुमाने से मना करके चल दिया था। पाठ के अंतिम अनुच्छेद में लेखक ने कश्मीर की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? पाठ के अंतिम क्षेत्र में कश्मीर की सुंदरता का वर्णन किया है, जिसमें केसर, सेब और वहां के लोगों में जो खूबसूरती विद्यमान है उसके बारे में लेखक ने बताया है। प्रश्न, लिखित प्रश्न। पहला क, लेखक ने अपनी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? तो उत्तर है, लेखक ने अपनी यात्रा श्रीनगर यानी कोच्चि से श्रीनगर के लिए की थी। ख, श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। ग, कौन सी झील बड़ी है, कोचीन की झील या डल झील? डल झील बड़ी है। घ, लेखक के मन में कश्मीर देखने की इच्छा कब हुई? सागर के झाग को देखते देखते लेखक के मन में कश्मीर की बर्फीली चोटियों को देखने की इच्छा हुई। प्रश्न ड, कश्मीर के इतिहास में सम्राट ललितादित्य का नाम क्यों उल्लेखनीय है? तो इतिहास में लंबी परंपरा में सम्राट ललितादित्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका साम्राज्य बहुत ही समृद्धशाली था। वे स्वयं साहित्यकार और कला प्रेमी थे। अब है हमारा प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, कश्मीर का नाम प्रत्येक
भारतीय को लुभाता है या प्रत्येक व्यक्ति को लुभाता है। ख, रिक्तस्थान काल से ही कश्मीर के शासकों की गाथाएं मिलती है। महाभारत काल से। ग, प्रभावी पवन में शीतलता है। प्रभावी पवन में काफी शीतलता है। घ, रेगिस्तान पर्यटन केंद्र के सामने स्वच्छ सड़कें हैं। साफ सुंदर पर्यटन केंद्र के सामने ड, श्रीनगर में मुख्य रूप से उर्दू, कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। प्रश्न तीसरा है, सही कथन पर सही चिन्ह, सही गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। क, बस तेज चाल से देहरादून को चली, गलत। ख, विशाल भारत के दो छोर हैं, जी हाँ। ग, कश्मीर का नाम प्रत्येक भारतीय को लुभाता है, जी हाँ। घ, श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे नीचा स्थान है, नहीं, सबसे ऊंचा स्थान है। ड, श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है, जी हाँ। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला, बनिहाल में क्या देखकर लेखक को कौतूहल हुआ? यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, मंगोल की बनी बेड़ियां, क और ख, या इनमें से कोई नहीं, मंगोल की बेड़ियां। दूसरा, जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? केरल में। तीसरा, बलिहान में श्रीनगर के रास्ते में लेखक ने किस सुरंग को पार किया? जवाहर सुरंग को, इंदिरा सुरंग को, इनमें से कोई नहीं, या गांधी सुरंग को? चौथा, कश्मीर का नाम लुभाता है भारतीयों को, नेपालियों को, चीनी को, या इनमें से कोई नहीं, भारतीयों को। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।